हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनाथ बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे भारतीय नेता की कहानी बताने जा रहा हूं जिनको अपने समय में दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन पर दलितों के एक बड़े नरसंहार का आरोप है। दोस्तों, जब से सीए की चर्चा चली तब से एक नाम बहुत चर्चा में आया और वो नाम है योगेंद्र नाथ मंडल जी, यानी YN मंडल, जिन्हें आगे मैं वीडियो में केवल मंडल जी कह के संबोधित करूंगा। आपने शायद इनका नाम इससे पहले सुना भी हो या नहीं। हाँ, इतना तय है कि इनके बारे में आज तक न तो कभी किसी किताब में पढ़ाया गया और न किसी ने हमें बताया। दोस्तों, सीएए समर्थक नेताओं ने कई बार मंडल जी का नाम लेकर के, मंडल जी का उदाहरण देकर के इसके औचित्य को सही ठहराने की कोशिश की। एक बार मोदी जी ने भी योगेंद्र नाथ मंडल जी का नाम सदन में लिया था। ये अलग बात है कि उन्होंने इसे अलग परिप्रेक्ष्य में लिया था। दोस्तों, इसके बाद से हर आदमी के मन में ये उत्सुकता हो गई कि आखिर ये शख्स कौन थे। दोस्तों, योगेंद्र नाथ मंडल जी का जन्म बंगाल के बरिशल जिले के मैसकरी नामक गांव में 1904 ईस्वी में हुआ था। ये एक अनुसूचित जाति परिवार से, दलित परिवार से आते थे। पढ़ाई लिखाई के बाद ये जब राजनीति में उतरे तो 1939-40 तक आते आते ये कांग्रेस के काफी करीब आ गए थे शीर्ष नेतृत्व। बाद में कुछ व्यक्तिगत कारणों से और कुछ राजनीतिक स्वार्थवश ये मुस्लिम लीग के साथ चले गए। दोस्तों, अंग्रेज तो अपनी विभाजनकारी नीति के लिए हमेशा से कुख्यात रहे हैं। जाते जाते भी उन्होंने विभाजन का दंश हम लोगों को दे ही डाला। दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजों ने जिन्ना को अलग राष्ट्र के मांग करने के लिए उकसाया और जब जिन्ना इस चीज के लिए तैयार हो गए तो अंग्रेजों ने उसे पट्टी पढ़ाई कि तुम केवल मुसलमानों के बदौलत अगर पाकिस्तान लोगे तो न तो तेरे हिस्से में कोई ज्यादा बड़ा क्षेत्र आएगा, न ही भारत के इस विशाल खजाने से कोई बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसीलिए अगर तुम एक सुखी राष्ट्र का सपना लेकर के पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ हिंदुओं को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। जिन्ना को यह भी समझाया कि हिंदुओं में सवर्ण जो है वो तो तेरे साथ आएंगे नहीं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। हाँ, दलित जो है उनमें अभी भी शिक्षा के प्रति जागृति बहुत कम है। उनमें बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं। अधिकांश लोग मेहनत कश मजदूर खेतों में काम करने वाले होते हैं और ये छल कपट से दूर भी होते हैं। तो तुम अगर चाहो तो इन दलितों को अपने साथ ला सकते हो। ये दलित तेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन ये दलित भी तो पहले हिंदू है ना, इसीलिए वो तेरे कहने से तेरे साथ नहीं आएंगे। अगर इनको अपने साथ लाना है तुम्हें इनके किसी बड़े नेता को अपने साथ लाना होगा। दोस्तों, जैसे ही जिन्ना को ये बात समझ में आई उसने मंडल जी पर डोरे डालने शुरू किए। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि उस समय मंडल जी भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता थे। इतने बड़े नेता कि ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर को भी उन्होंने ही लॉन्च किया था। और दोस्तों, इस बात के साक्ष्य भी मौजूद हैं। मंडल जी को जिन्ना ने यह सत्य बात दिखाया कि जब अलग राष्ट्र का निर्माण होगा आप हमारे साथ आ जाते हो
हमारे दलित भाई हमारे साथ आ जाते हैं तो इनको हिंदुस्तान से बेहतर सुख सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, मंडल साहब शायद भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे उसके इतिहास से अनजान थे या स्वभाव से सरल भी हो सकते हैं। उन्होंने जिन्ना की इस बात पे भरोसा कर लिया और कांग्रेस को छोड़ करके मुस्लिम लीग के साथ हो लिया। हिंदू होने के बावजूद भी मंडल साहब जिन्ना के सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान का मांग करने लगे। दोस्तों, आज जो दलित और मुस्लिम के बल पर सत्ता पाने के ख्वाब देखे जाते हैं, सत्ता पाने के ताने बुने जाते हैं ना, दोस्तों, ये दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है ना, ये सबसे पहले पाकिस्तान बनने के समय में हुआ था। और मंडल जी को अपने साथ लाना मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़े वरदान के रूप में हुआ। मंडल जी ने सबसे पहले अपनी ताकत या दलितों पर अपनी पकड़ दिखाई 3 जून 1947 को। दोस्तों, असम के एक क्षेत्र है आसय लहेट। इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी लगभग बराबर थी और इस वजह से यह निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल हुआ। वहां पर जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया गया, यानी उस आसय लहेट के निवासियों को यह स्वतंत्रता दी गई कि आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो हिंदुस्तान में रह सकते हो और चाहो तो पाकिस्तान में रह सकते हो। दोस्तों, जब ये मत संग्रह की बात आई तो जिन्ना ने यहां एक कुटिल चाल बंटवारे में थोड़ा सा भी इधर उधर होने पर गेंद किसी के भी पाले में आ सकता है और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि किसी तरह से ये हिस्सा जो है वो हमारे हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्से में आए। एक चाल चलते हुए उन्होंने मंडल जी को असम भेजा और उनसे कहा कि दलितों के जितने भी वोट है ना, सब पाकिस्तान का। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उस समय भारत में सबसे बड़े नेता थे दलितों के ये मंडल साहब। दलितों में इनकी तूती बोलती थी। इनके एक इशारे पर दलित कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे और इसीलिए इन्होंने भी वहां के दलितों को, जिन्ना ने जिस तरह से इनको पाठ पढ़ाई थी, पट्टी पढ़ाई थी, उसी तरह से पट्टी पढ़ाया, इनको लालच दिया कि जब हमारा अलग देश बनेगा तो भारत से ज्यादा सुख सुविधाएं हमें मिलेगी, वहां हम आराम से रहेंगे। इसलिए जैसे ही पाकिस्तान बनेगा हम भारत छोड़कर वहां चले जाएंगे। और दलित सीधे साधे तो होते ही, उन्होंने भी अपने नेता की बात मानी और एकजुट होकर सभी ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट कर दिया। नतीजा वही हुआ जो पाकिस्तान चाहता था। ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ये अलग बात है कि आज ये क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश के हिस्से में। मंडल साहब ने पाकिस्तान का निर्माण बड़े ही उत्साह और उमंग से किया था और इसीलिए जब विभाजन के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बना तो लाखों दलितों के साथ अपनी जन्मभूमि हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। देखा जाए तो कहानी तो यहां से शुरू होती है, असली ट्विस्ट बाकी है। दोस्तों, मंडल साहब का कद इतना बड़ा था उस मुस्लिम लीग में भी। अब इसी बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें कानून और श्रम मंत्रालय दिया गया, इतना महत्वपूर्ण विभाग। वो जिन्ना के काफी
करीबी थे। इस वजह से उनको इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान को सत्ता की चाबी हाथ में आई, पाकिस्तान में भी मुसलमानों ने उन हिंदुओं के साथ, उन दलितों के साथ वही खेल खेलना शुरू कर दिया जो खेल विभाजन के समय उन्होंने हिंदुस्तान में खेला था। जबरन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, बार बार सरकार को लिखते रहे, लेकिन सब बेकार। जैसे बोलते हैं ना, अरण्य निरोधन जंगल में, तो बस इसी तरह का स्थिति थी। दोस्तों, अब मंडल साहब को मुस्लिमों ने जो दलितों के प्रति सहानुभूति दिखाई थी ना, इनके पास जो मन में भ्रम पला हुआ था कि हमसे वो सहानुभूति रखते हैं, ये भ्रम धीरे धीरे करके टूटने लगा था। उनको अपनी गलती का एहसास उस दिन हुआ जिस दिन पाकिस्तान में एक साथ एक ही दिन में 10,000 दलितों की हत्या की गई। दोस्तों, ये काला दिन था 20 फरवरी 1950। दोस्तों, इस नरसंहार के बाद मंडल जी का हृदय परिवर्तन हुआ। अपनी गलती वो महसूस कर चुके थे। उधर जिन्ना की भी मृत्यु हो गई थी। तो जिन्ना के रहते तो कम से कम इनके जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन जिन्ना के जाने के बाद इनकी छवि जो है सरकार में सरकार विरोधी बनाई जाने लगी थी। मजबूरन वो पाकिस्तान छोड़ करके वापस इंडिया आ गए। दोस्तों, अगर वो पाकिस्तान में रहते तो या तो किसी भी तरह से उनकी हत्या कर दी जाती, फांसी पे चढ़ा दिया जाता, या फिर हमेशा के लिए जेलों में ठूस दिया जाता। इस वजह से अपनी जान बचाने के खातिर वो खुद तो चले आए, लेकिन जिन दलितों को वो अपने साथ ले गए थे ना, उनको मरने के लिए वही पाकिस्तान में ही छोड़ दिया। और दोस्तों, ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद मंडल साहब ने लिखी है। दरअसल पाकिस्तान छोड़ने से पहले जब उन्होंने सरकार को अपना इस्तीफा सौंपा ना, तो इस्तीफा के रूप में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा, और जिसमें सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन सब तमाम हत्या, नरसंहार, लूट, बलात्कार वगैरह की घटनाओं का डेट बाय डेट जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बनी रही, आंख मूंद कर बैठी रही। और इस तरह से अपना त्यागपत्र देने के बाद जब भारत आए, तो चूंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था, शायद कहीं ना कहीं उनको आत्मग्लानि भी हो रही थी, इसलिए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और गुमनाम जिंदगी जीने लगे। और गुमनाम जिंदगी जीते जीते ही 5 अक्टूबर 1959 को ये दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, आज एक बार फिर मुस्लिमों ने दलितों को भरोसे में लिया है। आज दलित मुस्लिम के साथ मिल करके फिर जय भीम का नारा लगा रहे हैं, सीएए का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर शायद ही हमारे किसी दलित भाई ने ध्यान दिया। पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है वो दलित और मुस्लिम के गठजोड़ के बल पर ही हुआ है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की बात चली, तो ये निर्णय लिया गया कि जिस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, और जो क्षेत्र हिंदू के मामले में बहुसंख्यक हैं वो क्षेत्र हिंदुस्तान में रहे। दोस्तों, उस समय हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी आज की तरह नहीं थी। अगर केवल मुस्लिम
मतों के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण होता, तो जैसे कि मैंने पहले बताया है, न तो उसको आज की तरह इतना बड़ा क्षेत्र मिलता, न ही खजाने से इतनी बड़ी रकम मिलती। इसीलिए उसने दलितों को साथ लाने का नाटक किया। जी हाँ, ये पाकिस्तान का एक नाटक था, एक चाल थी धूर्तावरी। तो वो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या तो इन दलितों को अगर छोड़ दिया जाए तो ना के बराबर थी। उस क्षेत्र में बहुसंख्यक थे मुसलमान। तो जो भी थोड़ी बहुत आबादी पाकिस्तान में नजर में आने वाली हुई हिंदुओं की, ये वही दलित थे जो मंडल जी के साथ भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे। और इन्हीं पर जब अत्याचार शुरू हुआ, जो कि आज तक जारी है, तो उस अत्याचार से तंग आकर एक बार फिर वही दलित शरणार्थी बनकर भारत आ रहे हैं। और इन्हीं शरणार्थियों को, इन्हीं दलित भाइयों को वैधानिक रूप से भारत लाने के लिए ये सीएए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आज जो लोग एक बार फिर से भीम, जय भीम का नारा दे रहे हैं, उनको मंडल जी के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने की फुर्सत ना मिले तो विकिपीडिया भी कर सकते हैं और इस बात की पड़ताल करें कि अभी मैंने जो कुछ भी कहा है इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, ये सारी की सारी बातें प्रमाण के रूप में कई जगह आपको मिल जाएगी, केवल आपको खोजना है। अंत में दोस्तों, मैं अपने सभी भाइयों से यह अपील करना चाहूंगा, ये नेता लोग जो होते हैं ना, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ये किसी के भी सगे नहीं होते। इनके लिए सबसे ऊपर इनका खुद का स्वार्थ होता है। समाज, देश, जनता का स्थान बहुत बाद में आता है। इसीलिए कभी भी किसी भी नेता के झांसे में कही हुई बात पर अमल करने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। इनके उकसावे में आकर के अपने ही देश का नुकसान करने के बारे में न सोचें, क्योंकि दोस्तों ये देश हम सबका है। अगर देश का नुकसान होता है तो ये हम सबका नुकसान होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले एक विनती करना चाहूंगा दोस्तों कि राजनीति मेरे सबसे कम पसंदीदा विषय में से एक है। तो ये वीडियो जो है किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, न ये दलितों और सवर्णों के संघर्ष वगैरह पर है। हमने बस आपको इतिहास के उस हिस्से को बताने की कोशिश की है जो राजनीतिक स्वार्थवश आज तक हमसे छुपाया गया था, किसी पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। तो बस हमने केवल आपको जानकारी दी है, इसीलिए इसे जानकारी की दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक चश्मा से उतार करके देखा जाए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।